हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी कितना क्लास हो चुका है, तो 2 क्लास हो चुका है। ये जो वीडियो है किस बुक का प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एक बिहार एक परिचय करके, जो इम्तियाज अहमद और कमर हसन के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ एडिटोरिया बिहार तत्संग्रह करके बुक आता है। दोनों बुक का क्या है, एक तरह से निचोड़ है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए वीडियो का तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद और इसका पीडीएफ पढ़ने के बाद आपका बिहार स्पेशल लगभग हर तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 99% आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, बिहार स्पेशल का कोई भी बिहार का एग्जाम होगा तो सोल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल का क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं, तो जैसा जानते हैं कि बिहार के भौतिक विभाजन पढ़ना है, बिहार की जलवायु पढ़ना है, अपना क्या पढ़ना है, बिहार की कृषि जलवायु पढ़ना है, बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ना है, बिहार की नदी घाटी परियोजना पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है, बिहार की मिट्टी वन एवं वन्यजीव, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और वन स्थिति रिपोर्ट जो हर 2 साल के बाद आता है उसका जो पढ़ना है। अभी 2021 वाला आया हुआ है तो उसको पढ़ लेना, 2023 वाला नहीं आया अभी, ठीक है। और बिहार का आपदा प्रबंधन पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि ऊपर से जो 4 तक है, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बाकी ये सब जो है छोटा छोटा चैप्टर है उसको भी जल्दी ही 1 से 2 क्लास में पूरा कर लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि भूगोल भी इतिहास की तरह हो जाएगा। अगर भूगोल का पीछे का 2 लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इतिहास का भी सारा हो गया, मेडिएवल, एंशिएंट और आपका मॉडर्न, तो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिहार की नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना है बिहार में। आखिर में बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नदी पर बांध बनाकर उसका बहुत सारे उद्देश्य से जब कोई परियोजना बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए भी कर सकते हैं, सिंचाई प्रबंधन के लिए भी कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए भी कर सकते हैं, पर्यटन के लिए भी कर सकते हैं, परिवहन के लिए भी कर सकते हैं, ऊर्जा के लिए। मतलब कि एक परियोजना से बहुत सारा उद्देश्य से जब बनाया जाए कोई परियोजना नदी पे तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। बिहार में अभी तक कितने बहुउद्देशीय परियोजना है, तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन कौन है, तो सोन नदी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना है और कोसी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना है। तो 3 है बिहार में, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोन नदी के बारे में, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में कहां पे हुआ था, देहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार के सबसे पुरानी और प्रथम घाटी परियोजना है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देहरी में बरून के पास क्या है कि सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें यहां से निकाली गई है। एक पूर्वी सोन नहर है और एक क्या है कि पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। पूर्वी सोन नहर किसको किसको फायदा पहुंचाता है, किसको किसको लाभ पहुंचाता है, तो औरंगाबाद जिला को, गया जिला को, जहानाबाद जिला को, आपके कौन सा, अरवल जिला को, पटना जिला को, यहाँ तक क्या करती है, सिंचाई पहुंचाती है। कौन सा, तो पूर्वी वाला। अब पश्चिमी वाला को देखे तो रोहतास को, कैमूर को, बक्सर को, भोजपुर आदि को क्या करता है, सिंचाई पहुंचाती है, ठीक है। सोन नदी पर क्या है कि सोन नदी जो वहां पर बांध बना है वहां पे 2 जल विद्युत परियोजना है। पहला जो है अपना कौन सा है, डेहरी जल विद्युत केंद्र है, जो जिस पर कितना मेगावाट उत्पन्न होता है बिजली, तो 6.6 मेगावाट का है। और दूसरा जो है वरुण जल विद्युत केंद्र है, जो 3.3 मेगावाट क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला हम लोग पढ़ते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना गंडक नदी पर ही है और ये जो है भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसका लाभ किसको किसको होता है, तो बिहार को होता है, उत्तर प्रदेश को होता है और एक नेपाल देश को भी होता है। गंडक नदी परियोजना के लिए नेपाल के साथ कब समझौता हुआ था, तो 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959 में हुआ था। और इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कब हुआ, तो 1960 ईस्वी में इसमें कार्य प्रारंभ हुआ था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और नेपाल के सीमा पर भैंसा लोटन जो है पश्चिमी चंपारण में, वहां पर क्या हुआ है कि गंडक नदी पर बांध निर्माण करके जलाशय का निर्माण किया गया है। और यह बराज जो है, बांध जो है वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास क्या है कि निर्मित है, ठीक है। गंडक परियोजना के जलाशय पूर्वी और पश्चिमी की ओर 2 नहरें निकाली गई है। एक जो निकाली गई है पश्चिमी गंडक नहर और दूसरी जो निकाली गई है पूर्वी गंडक नहर। पूर्वी नहर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम लोग
तिरहुत, त्रिवेणी और दोन भी नाम से जानते हैं। और तिरहुत और त्रिवेणी दोन नहर से किसको किसको लाभ मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली को क्या मिलता है, आदि को लाभ मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो दूसरा पश्चिमी नहर है वो जो है जलाशय नेपाल से होकर निकलती है और ये जो है नेपाल के सिंचाई के अतिरिक्त किसको किसको फायदा पहुंचाती है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को, देवरिया को, बिहार में सिवान और सारण को क्या करता है, सिंचाई पहुंचाती है और लाभ देती है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। गंडक परियोजना के तहत क्या है कि पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट के क्या है कि जल विद्युत केंद्र का भी स्थापित किया गया और इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी किया गया है। ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता है और ये जो है बनाया गया है इसलिए ताकि बाढ़ भी कंट्रोल हो जाए और साथ ही साथ बहुत सारे उससे फायदा भी लिया जाए। ठीक है। कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल के साथ क्या है कि संयुक्त परियोजना है और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो परियोजना लागू कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में लागू हो गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है और यह जो परियोजना है 1965 ईस्वी में क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। ठीक है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम में क्या है कि दो नहर निकाली गई है और अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वी कोसी नहर है जो किसको किसको सिंचाई से फायदा पहुंचाती है, तो अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि को क्या करती है, फायदा पहुंचाती है। और पश्चिमी कोसी नहर जो है किसको किसको फायदा पहुंचाती है, तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि को क्या करती है कि सिंचाई देकर क्या करता है कि ये जो है फायदा पहुंचाती है। ठीक है। जलप्रपात के बारे में आगे है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो जलप्रपात क्या होता है कि जब नदी का वेग ज्यादा होता है, पहाड़ पर से डायरेक्ट गिरता है, जैसे कि ऐसे आप देखे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। नवादा में एक बहुत ज्यादा फेमस है ककोला जलप्रपात, आप गए भी होंगे तो वहां देखे होंगे। तो मतलब जो नदी का वेग ज्यादा हो जाता है तो पहाड़ से डायरेक्ट गिरता है पानी नीचे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जलप्रपात बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। बिहार की प्रमुख जलप्रपात को हम लोग देख लें कौन से जिला में है, तो आपका ककोला जलप्रपात कहां पे है, तो नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात कहां पे है, रोहतास में है जो सबसे ऊंचा है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। कर्मनासा जलप्रपात कहां पे है, तो बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहां पे है, सासाराम रोहतास में है। मजहर कुंड जलप्रपात कहां पे है, तो रोहतास में ही है। ठीक है। जियार कुंड जलप्रपात कहां पे है, तो भोजपुर में है। और तेलहर कुंड जलप्रपात कहां है, तो कैमूर में है। ये बात आपको याद रखना है। तेलहर और साथ ही साथ दुर्गावती और साथ ही साथ धुआर कुंड और आपका ककोलत क्या है कि इतना कम से कम 4 याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार की प्रमुख झीलें, यहां से भी क्वेश्चन बनते रहता है। तो कांवर झील कहां पे है, तो बेगूसराय में है। ये जो है एक क्या है कि ऑक्सबो लेक है। ठीक है। ऑक्सबो लेक है मतलब कि ये जो है गोखुर झील का उदाहरण है और एशिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील किसको कहते हैं, तो जब नदी जो है प्लेन एरिया में आता है तो ऐसे ऐसे धारा का निर्माण करता है, लेकिन कभी कभी वह वहां में पानी के बढ़ जाने के कारण वो जो है अपना धारा में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है और पुरानी धारा ऐसे कट के रह जाता है, बाद में उसमें पानी जमा रह जाता है। उसी जो जमा रहता है उसको हम लोग गोखुर लेक नाम देते हैं। ये जो है गोखुर लेक क्यों पड़ता है ना, क्योंकि ये जो है बैल के पैर के खुर के तरह के होता है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक या गोखुर लेक बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और ये जो कांवर लेक है अपना रामसर साइड भी ये मिला हुआ है इसको। ठीक है। गोगा बिल घोघा झील कहां पे है, तो आपका कटिहार में है। कुशेश्वर झील कहां पे है, तो दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहां पे है, तो राजगीर में है। अनुपम झील कहां पे है, तो कैमूर में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। सिमरी झील कहां पे है, तो सहरसा में है। जगतपुर झील कहां पे है, तो भागलपुर में है। मोती झील कहां पे है, तो मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन कहां पे है, तो बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में है। अब पिपरा मन कहां पे है, तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। बिहार के प्रमुख नहर देख ले तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा है, त्रिवेणी, तिरहुत, दोन जो है ये तीनों जो है गंडक नदी पे है और किसको किसको फायदा पहुंचाती है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को ये फायदा पहुंचाती है। और भी नहर के बारे में देखें तो पूर्वी कोसी जो है कोसी नदी पे है और किसको लाभान्वित करती है, किसको फायदा पहुंचाती है, तो आपको अररिया, सुपौल, पूर्णिया को फायदा पहुंचाती है। पश्चिमी कोसी है जो कोसी नदी पर है और किसको फायदा पहुंचाती है, तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को। और राजपुर जो है किस पर है, तो अपना किस पर है, कोसी नदी पर ही है। सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय को फायदा पहुंचाती है। ठीक है। पूर्वी सोन नहर है जो कहां पर है, तो सोन नदी पर ही है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया,
अरवल को क्या करता है, फायदा पहुंचाती है। और पश्चिमी सोन जो है सोन रिवर पर ही है, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर पर क्या करता है, फायदा पहुंचाती है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में देख लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते रहता है। तो बिहार में जो सबसे गर्म जल कुंड कहां पे है, उसको क्या नाम है, ब्रह्म जल कुंड नाम है, जो राजगीर में है। राजगीर में ये सारे क्या है कि जल कुंड अवेलेबल है। तो ब्रह्म कुंड है जो सबसे बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। और फिर उसका बाद कौन सा है राजगीर में, तो सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और भी देख ले कौन कौन सा है, मुंगेर में कौन कौन सा है, तो लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, सिंगार ऋषि कुंड है, भीमा बांध है। ठीक है, भागरी कुंड है, पंचतर कुंड है, और गया में एक कौन सा कुंड है, तो अग्नि कुंड है। इतना आपको कुंड के बारे में याद रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। बाकी जो भी टॉपिक बचा हुआ है 1 से 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।